तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन, यानी मोशन इन वन डायमेंशन इसके बाद शुरू करेंगे। तो इसके लिए या फिर जो भी आपका चैप्टर आने वाला है उसमें आपका ये मैथमेटिकल टूल्स बहुत ही ज़रूरी है, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री का भी कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी आप जो है आगे का चैप्टर समझ पाओगे। तो शुरू करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन से। हेडिंग डाल दो डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। देखो, किसी भी चेंज को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं फिजिक्स में, जैसे चेंज मतलब परिवर्तन, चेंज जिसको कहा जाए। जैसे एक क्वांटिटी है, सपोज करो x है, x1, ठीक है ना, ये क्वांटिटी है x1 और ये है x2, है ना। जनरली डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, x से या y से, r से। तो सपोज कर लेते हैं ये x1 डिस्प्लेसमेंट है t1 टाइम पे और x2 डिस्प्लेसमेंट है t2 टाइम पे, ठीक है ना। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, चेंज इन x, अगर हम लोग लिखना चाहें चेंज इन x, x में जो चेंज हुआ उसको कैसे लिखते हैं, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये लिखते हैं ना, यानी x2 माइनस x1, इसको लिखा जाता है चेंज। मतलब कितना सा चेंज हुआ x में, दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इसी को लिखा जाता है डेल्टा x। ये इस तरह से ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा। डेल्टा स्टैंड्स फॉर टू रिप्रेजेंट द चेंज, हीट नहीं, यहाँ पे जो है ना डेल्टा, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं चेंज के लिए, ठीक है। तो डेल्टा x का मतलब हो गया x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर चेंज इन टाइम, अगर टाइम में चेंज को दिखाना है तो किस तरह से करते हैं, t2 माइनस t1 यानी डेल्टा t, समझ रहे हो। उसी तरह से अगर चेंज हम लोग दिखाएं किसी भी क्वांटिटी में, टेम्परेचर में, है ना, टेम्परेचर में चेंज अगर दिखाना है तो इसको लिखते हैं t2 माइनस t1, दैट इज डेल्टा कैपिटल T, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक बात आपको बता रहे हैं, इसको अभी हम लोग देखेंगे। उसी तरह से अगर चेंज इन y में चेंज दिखाना हो तो उसके लिए लिखते हैं y2 माइनस y1, दैट इज डेल्टा y, समझ रहे हो ना। इस तरह से मतलब किसी भी क्वांटिटी का जो चेंज है, वेरिएशन है, उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में। ओके, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी याद करो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इस टाइप का लिखते थे, vf माइनस vi या v2 माइनस v1, जिसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा v, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। समझ रहे हैं ना, सब तो ये टर्म आप पढ़े भी होंगे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, है ना। जब आपने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया होगा तो एक्सेलरेशन क्या चीज़ था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय, हाँ, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना। तो इस तरह के टर्म्स जो है हम लोगों ने देखे हैं। तो अच्छा चलो पहले उसी को हम लोग देखते हैं। ओके, अब जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो ये टर्म क्या चीज़ है, देखो समझो, डेल्टा y बाई डेल्टा x, यानी ऊपर में क्या है, y में चेंज है और नीचे x में चेंज है,
है ना, y का चेंज और x का चेंज दोनों साथ साथ है, चेंज इन y बाय चेंज इन x, है ना। ये पूरा टर्म एक सिंगल टर्म है, ध्यान से देखो। तो इसको आप कह सकते हो चेंज इन y, y में चेंज किसके साथ साथ, x के साथ, माने y में चेंज हो रहा है x के साथ, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो इस तरह से इसको पढ़ सकते हो या समझ सकते हो, y में चेंज x के साथ, जैसे जैसे x में चेंज करेंगे वैसे वैसे y में भी चेंज होगा, और जैसे तुम y में चेंज करोगे x में भी चेंज होगा, ठीक है ना। तो y का वेरिएशन x के साथ, इसको आप अच्छे से समझ लो, वेरिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। If delta x is very very small, मतलब अगर डेल्टा x की वैल्यू बहुत ही छोटी हो, अगर तुम्हारा ये चेंज बहुत छोटा होगा तो ये भी बहुत छोटा हो जाएगा, डेल्टा y भी बहुत छोटा होगा, है ना। यानी इसके साथ इसका वेरिएशन है, इसको ध्यान से रखना। अगर जितना तुम x में चेंज करोगे उसी हिसाब से y में भी चेंज होगा। तो अगर डेल्टा x बहुत ही छोटा हो, बहुत छोटा मीन्स इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो, इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो, इसको पढ़ा जाता है टेंड्स टू, हाँ, इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। डेल्टा x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, चेंज जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, बल्कि क्या है, बहुत ही छोटा है, ठीक है ना, कि इतना छोटा है कि वो जीरो के पास है बट ज़ीरो नहीं है, ठीक है ना। तो डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो, अगर ये चेंज बहुत छोटा होगा तो उस केस में इस पूरे क्वांटिटी को डेल्टा x, डेल्टा y बाई डेल्टा x को हम लोग लिखते हैं, इसी चीज़ को लिखते हैं dy बाई dx, इसी चीज़ को लिखते हैं dy बाई dx। देखो कंडीशन समझो, इफ़ डेल्टा x इज़ वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो, तो उस केस में इस क्वांटिटी को लिखा जाता है dy बाई dx, ठीक है ना। और इसी को कैलकुलस में बोला जाता है डिफरेंशिएशन, समझ रहे हैं ना, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये जो टर्म आया dy बाई dx, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको आप लिख लो, dy बाई dx को क्या पढ़ा जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, दिस इज द चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। देखो ये जो चेंज हो रहा है, थोड़ा इसको समझने के लिए हम लोग ग्राफ की मदद लेंगे। ग्राफ हम लोग खींचते हैं y वर्सेस x, ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। एक्स वाई ग्राफ सब लोग जानते हो, ये है ऑरिजिन, ठीक है। अब ऑरिजिन से एक लाइन निकल रहा है, सपोज करो ये एक स्ट्रेट लाइन है, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज कर लेते हैं, ठीक, स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन का अगर आपसे पूछा जाए इंक्लिनेशन क्या होगा, मतलब एक्स एक्सिस के साथ इसका जो झुकाव होगा वो क्या होगा, देखो समझो। तो एक्स एक्सिस के साथ इसका जो झुकाव एंगल है वो है थीटा, ठीक है। इस मतलब लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन बन रहा है वो कितना है, थीटा। थीटा इज द एंगल
मेड बाय दिस लाइन ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक, अब अगर हम अलग अलग पॉइंट्स में लेना चाहें, जैसे यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप लोगे तो एंगल तो वही रहेगा, एंगल कांस्टेंट है। देखो एंगल कभी चेंज नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ हर पॉइंट पे एंगल थीटा ही बनेगा। ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग मान लेते हैं ए, पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए पर जो है इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना है, तो यहाँ पर अगर तुम पैरेलल लाइन इस तरह से खींचो एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा कि नहीं, सोचो तो, है ना। सिमिलरली पॉइंट बी पर अगर हम बात करें, यहाँ पर भी अगर खींचा जाए तो पैरेलल लाइन तुम एक्स एक्सिस के साथ खींचोगे तो इंक्लिनेशन तो थीटा है, तो हर जगह थीटा एक जैसा है ना। मतलब इस स्ट्रेट लाइन के लिए, इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के लिए हर जगह पर एंगल की वैल्यू क्या है, वो तो कांस्टेंट है, थीटा है। सो ये जो थीटा है इसको यहाँ पर एक टर्म हम लोग नाम दे रहे हैं, ये जो इंक्लिनेशन है, दिस इज कॉल्ड स्लोप, स्लोप ऑफ द ग्राफ, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये जो ग्राफ हम लोग पढ़े, इस ग्राफ का जो स्लोप है, मतलब झुकाव है एक्स एक्सिस के साथ, उसको हम लोग कहते हैं टेन थीटा। स्लोप को क्या बोलते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का स्लोप। तो ये जो टेन थीटा है, इस टेन थीटा को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो टेन थीटा स्लोप हो गया हमारा। अब कोई सा भी दो पॉइंट हम लोगों ने ले लिया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, हर पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा। तो इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x1, y1 मान सकते हो ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 मान लो, और ये जो पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2, ऐसा माना जा सकता है। ओके, अब पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं इस तरह से, तो इसका कुछ नाम दे दो, सी, बी सी। बी सी क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। देखो तो ध्यान से, बी सी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो गई, है ना। तो आपको दिखेगा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो लिखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, उसमें टेन थीटा क्या होगा। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में टेन थीटा अगर लिखना चाहें तो देखो आप, ये थीटा है तुम्हारा, तो इस ट्रायंगल में टेन थीटा होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। परपेंडिकुलर इज बी सी और बेस हो जाएगा तुम्हारा ए सी। बोलो सही है। गुड, बी सी बाई ए सी। तो अगर हम लोग इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाएं और कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना चाहें तो बी सी को क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो। ये इस पॉइंट की हम बात करें, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। x1, y1 का मतलब ये हुआ कि ये वाला डिस्टेंस x1 होगा और दिस डिस्टेंस यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये y1 होना चाहिए। बोलो सही है ना। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ से ये नीचे, दिस इज x2 और ये पूरा यहाँ से यहाँ दिस इज y2। बोल सही है कि नहीं, देख तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो तो अगर तुमको BC फाइंड करना हो तो BC में अगर हम इस पूरे BC में, अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक दिस इज y1, सही है।
अगर ये y1 है तो ये भी y1 हो जाएगा, है ना, ये और ये बराबर है। तो BC कितना हो जाएगा, BC y2 माइनस y1, दिस क्वांटिटी दिख रहा है हाँ, ये क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी BC इज इक्वल टू हो जाना चाहिए y2 माइनस y1। तो BC की जगह लिख सकते हो y2 माइनस y1, और नीचे ध्यान से देखो AC, अगर AC लिखना चाहें तो मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो x2 में x1 को माइनस कर देंगे, हाँ x2 माइनस x1, तो यहाँ पुट कर दो x2 माइनस x1, ठीक है। तो tan थीटा इजिकल टू क्या आ रहा है, देखो tan थीटा मतलब ये जो स्लोप है इसको फाइंड कर रहे हैं, तो क्या हम लोग को क्या निकालना पड़ रहा है, चेंज इन y कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट, है ना। हाँ देखो तो y2 माइनस y1 को क्या चेंज ही तो है, ये चेंज इन y बाय चेंज इन x इज इक्वल टू tan थीटा। यानी हम लोगों ने निकाला tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x। ठीक है, और ये जो तुम्हारा चेंज इन y बाय चेंज इन x है, हर पॉइंट पर हर जगह के लिए क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। tan थीटा, थीटा का भी चेंज होगा, देखो तो कहीं भी थीटा चेंज नहीं हो रहा है, tan थीटा की वैल्यू हर जगह क्या होगी, सेम होगी, कांस्टेंट। चलिए अब देखिए एक और ग्राफ देखते हैं, इस तरह से ग्राफ है, ध्यान से देखो, ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है, समझ रहे हैं ना, ये तो कर्व है। तो अगर हम यहाँ बात करें, क्या सब पॉइंट पर जो है एंगल की वैल्यू सेम है, इंक्लिनेशन, हाँ अलग अलग है, सब जगह अलग अलग है, थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं, देखो ठीक है। अगर हम किसी पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे बात करें पॉइंट ए पर, ठीक है, ये कोई पॉइंट ए है, तो यहाँ पे अगर हम इंक्लिनेशन देखना चाहें, स्लोप देखना चाहें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे ना, यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे तो ये टेंजेंट कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एंगल थीटा 1, ठीक है। फिर तुम देखो किसी और पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं पॉइंट बी पर, तो यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे तो इसका टेंजेंट कुछ इस तरह से होगा, देखो तो अगर टेंजेंट खींचेंगे तो ये एंगल थीटा 2, तो देखो थीटा 2 यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा हो गया थीटा 1 से, बराबर तो है नहीं, अलग अलग होगा, है ना। इससे यहाँ पे अगर हम ले इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट खींचें तो कुछ इस तरह से हो जा रहा है, ठीक है। मतलब ये है कि वेरिएबल है, थीटा इज वेरिएबल, थीटा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इस तरह का अगर सिचुएशन आ जाए जहां पर के स्लोप क्या है, वेरिएबल है, तो वहां पे उस केस में जैसे देखो यहाँ पे इसी चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात करते हैं। चलो पॉइंट ए पर वैल्यू था x1 y1 कोऑर्डिनेट था, और बी पर क्या था, x2 y2 था, ठीक है ना। तो फॉर्मूला ये वाला यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, बिकॉज थीटा तो यहाँ और यहाँ दोनों के लिए अलग अलग हो जा रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, इफ ये कंडीशन लगा दें, इफ पॉइंट्स ए एंड बी वेरी क्लोज टू इच अदर, थोड़ा सा सोच के देखना, अगर हम पॉइंट ए और पॉइंट बी को क्या मान लें कि बहुत ही क्लोज है, एकदम नज़दीक,
पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है हम लोगों ने ऐसा लिया हुआ है कि दोनों बिल्कुल आपस में क्या है, नज़दीक है। इसको थोड़ा सा फिर से फिगर को ड्रॉ करते हैं हम, सिर्फ थोड़ा सा फील लाने के लिए कि देखो हम लोग क्या यहाँ पे कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी जो होगा वो आपस में बिल्कुल नज़दीक में हो, एकदम नज़दीक। तो अगर नज़दीक तुम लोगे तो वहाँ उस केस में अगर दो पॉइंट्स आपस में बहुत ही नज़दीक हैं, किसी भी कर्व पॉइंट पे, देखो ध्यान से, किसी भी कर्व पॉइंट पे अगर दो पॉइंट ले लिया जाए बहुत ही नज़दीक, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो लाइन होगा उसको स्ट्रेट लाइन कंसिडर किया जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? देखो तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी अगर बहुत ही नज़दीक होगा तो ये वाला लाइन, ये जो लाइन है, इसको तुम क्या मान सकते हो, स्ट्रेट लाइन। ये कर्व है, यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस लोगे तो स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो ना, क्योंकि कर्व है। लेकिन अगर यही दोनों पॉइंट्स बहुत ही नज़दीक हो, क्लोज हो, तो फिर डिस्टेंस कैसा माना जा सकता है, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? अगर तुम इस पॉइंट को समझ रहे हो तो देखो यहाँ पे अगर हम स्ट्रेट लाइन मान लें तो फिर पीछे वाले इक्वेशन से इसको मैच करा सकते हैं। देखो इस तरह से, फिर ये जो यहाँ ट्रायंगल मिलेगा बहुत ही छोटा ट्रायंगल मिलेगा और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, सोचो, है ना? मतलब पीछे वाले फिगर को बिल्कुल इस तरह से सोचें, छोटा समझ करके, एकदम स्मॉल। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंडीशन लगाया है, पॉइंट्स ए और बी बहुत ही क्लोज हो। बहुत ही क्लोज का मतलब ये हो गया कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। बोलो, समझ में आ रहा है कुछ? तो अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो जाता है, देन दिस क्वांटिटी tan theta can be written as dy बटे dx। क्या? देखो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स था ना, लेकिन अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत छोटी हो जाए, बहुत ही कम हो जाए, तो उस केस में इसी चीज़ को क्या लिखता है, dy बाई डी एक्स। तो स्लोप जो होता है, यानी dy बाई डी एक्स जो है, ये क्या बताता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ dy बाई डी एक्स, जिसको हम लोग tan थीटा बोलते हैं। स्लोप कहाँ पे 0 है? यहाँ पे तुम्हारा जो स्लोप होगा वो 0 स्लोप होगा। स्लोप होगा यहाँ पे, देखो तो, यहाँ पे तुम लाइन खींचो, एक लाइन इस तरह से खींचोगे, जब भी टेंजेंट खींचोगे तो वही ना खींचोगे। तो यहाँ देखो ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है ना, यहाँ पर तो जो एंगल सबटेंड करेगा वो 0 होगा। बोलो यहाँ पे थीटा 0 है कि नहीं, सोचो तो। क्या यहाँ पे थीटा 0 होगा? यहाँ पे थीटा 0 होगा? नहीं होगा। तो यहाँ भी स्लोप है, यहाँ भी स्लोप है। जहाँ पे थीटा है वहाँ पे स्लोप है, ठीक है ना? और जहाँ थीटा 0 डिग्री है वहाँ पे स्लोप क्या होगा, 0। अरे भाई देखो, tan थीटा tan 0, समझो, अगर थीटा की वैल्यू तुम 0 पुट करोगे तो tan 0 क्या हो जाएगा, tan 0 0 होता है ना। tan 0 डिग्री इज 0। तो यहाँ पे स्लोप 0 हो गया, और यहाँ पे जैसे स्लोप 0 हो गया, अच्छा C पर भी 0 होगा और D पर भी 0 होगा। देखो तो होगा कि नहीं होगा? हाँ, C एंड D दोनों जगह पर क्या हो जाएगा, बोलो, स्लोप 0 हो जाएगा। वेरी गुड। तो जब स्लोप 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? dy बाई डी एक्स तो ही स्लोप है ना तुम्हारा, dy बाई डी एक्स को ही तो स्लोप बोलते हैं, tan थीटा।
वो क्या हो जा रहा है, पॉइंट सी और पॉइंट डी पर 0 हो जा रहा है। तो dy बाई डी एक्स इज 0 कहां पर, एट सी। बता रहे हैं, वही चीज लिख रहा है। एंड dy बाई डी एक्स इज ऑल्सो 0 एट डी। देखो ये दोनों पॉइंट को हम लोग अलग अलग इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि दोनों का एक मीनिंग है। देखो क्या मीनिंग है तो बताते हैं। इस पर्टिकुलर ग्राफ पर इसके लिए y का मान मैक्सिमम कहां पर है और y का मान मिनिमम कहां पर है, देख तो। गुड, दिस इज y मैक्स, मतलब c पर है, एट c है ना। और मिनिमम यहां पे है, ये है तुम्हारा मिनिमम वैल्यू, ये y मिनिमम है, मतलब जो छोटा मान हो सकता है, तो एट d। तो इसलिए एक चीज याद रखोगे, जहां पर y की वैल्यू मैक्सिमम हो या मिनिमम हो वहां पर dy बाई डी एक्स 0 हो जाता है। देखो तो dy बाई डी एक्स 0 एट c, यहां पे y मैक्सिमम है कि नहीं, सोचो। dy बाई डी एक्स 0 हो जाता है जहां y मिनिमम हो। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट केसेस है जो आपको आगे काम आएंगे। तो थोड़ी बहुत कहानी dy बाई डी एक्स की समझ में आई। ओके, देखिए एक्सरसाइज करते हैं। इफ y इज इक्वल टू एक्स, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा। हाँ, बहुत ही सिंपल सा आंसर होना चाहिए, 1, वेरी गुड। अगर तुम y की जगह पुट कर दोगे x तो dx बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना। मतलब इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। y की जगह अगर x पुट कर देंगे तो dx बाई डी एक्स, तो ऑब्वियस है कि 1 ही होना चाहिए, है ना। गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है देन dy बाई डी एक्स क्या होगा। हाँ ये, हाँ सोचो क्या होना चाहिए। हाँ हाँ, चलो ठीक है। तो एक्चुअली इसको जो है डायरेक्टली कोई बता नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इसी के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। ये तो आपने बता दिया ऐसा होता है, जो सिंपल है, ठीक है। लेकिन ये जो आ गया तुम्हारा, अब dy बाई डी एक्स निकालो जहाँ के y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो इसको अगर हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिखें तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, है ना। y की जगह क्या पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर। लेकिन ये चीज y की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है ना, वो तो ठीक है। y के जगह पर एक्स स्क्वायर रखा गया है। तो ये जो टर्म आया ना, इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला को तुमको रट लेना है, याद रखना है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, ठीक है ना, वहाँ तुम लोगों को बताएंगे सर। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, डायरेक्टली इसको यहाँ पे याद रख लेना है, एक तरह से रट लेना है। देखो क्या है, तो फॉर्मूला क्या है, देखो एक स्ट्रक्चर याद रखोगे, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n। देखो ध्यान से, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, इसका जो रिजल्ट आता है, हम लोग डायरेक्टली रिजल्ट को अभी याद रखेंगे। तो रिजल्ट क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो गया, हाँ, एक्स टू द पावर n माइनस 1, 0, करेक्ट। देखो एक चीज याद रखना यहाँ पे,
अभी सिर्फ हम लोग शुरुआत में कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको कि y इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो गया। 3 तो कोई मतलब ये तो कांस्टेंट टर्म है। 3 क्या है, एक नंबर है विच इज कांस्टेंट, है ना। कोई भी मतलब कांस्टेंट हो जो किसी के साथ वेरी नहीं करता हो, जैसे कि नंबर्स है, तो ये अगर कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट किसके रेस्पेक्ट में है, देखो x के रेस्पेक्ट में तुमको देखना है, तो x के रेस्पेक्ट में 3 क्या चीज़ है, 3 तो कांस्टेंट ही है, समझ रहे हो। तो किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है ऑलवेज 0 होता है। इसको याद रखोगे, d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट, मतलब x के रेस्पेक्ट में या यहाँ भी जो चीज़ है उसके रेस्पेक्ट में, यहाँ जो अगर कांस्टेंट टर्म है तो ये इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो आप इसको याद करो, याद रख लो। मतलब कोई सा नंबर अगर होगा तो नंबर का कांस्टेंट 0 होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है। समझ में आया, d/dx और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, तो 0 होना चाहिए। 3 का x से कोई लेना देना है नहीं, अरे कोई रिलेशन ही नहीं है x का 3 से, समझ रहा ना। अगर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -3 है तो अब निकालो dy/dx। देखो सॉल्व करेंगे सिंपली उसी तरह से। n की जगह पे कितना है, -3 है, तो पुट करो, फॉर्मूला तुम्हारे सामने n इंटू एक्स टू द पावर n-1 है ना। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो इस तरह से ही लिखोगे, x टू द पावर -3 हो गया, y की जगह पुट करोगे तो हो गया -3 इंटू एक्स टू द पावर -3-1, ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फार्मूला के हिसाब से तो यही होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे x3 इंटू एक्स टू पावर -4, दिस इज योर आंसर।